अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीबीए सेकंड बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 12 में हमने स्ट्रेटजिक एनालिसिस का प्रोसेस पढ़ा था। आज लेक्चर नंबर 13 है जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक के साथ है। इसमें जो है ये बेसिकली हम लेक्चर नंबर 13 और 14 इन दो लेक्चर्स में हमने दो टॉपिक्स को कवर करना है। एक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और दूसरा है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लेट्स सी कि लेक्चर नंबर 13 में कितने टॉपिक्स कवर हो पाते हैं। अगर ये दोनों हो गए 1.5 हो गया, लेट्स सी कि कितने टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो पाते हैं। ठीक है, लेकिन एनी हाउ बेटा हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इजी है। पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी जो है वो हम स्टडी कर चुके हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन आज फिर से जो है वो दोबारा से हम इसको स्टडी कर लेते हैं और ज़रा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है क्या चीज़, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और क्यों इसको अडॉप्ट किया जाता है, ये सब चीज़ें जो हैं ये हम आज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या चीज़ होती है? स्ट्रक्चर होता है, हम बोलते हैं साख्त को। ठीक है, उर्दू में हम बोलते हैं साख्त को। जैसे ह्यूमन बॉडी का अपना स्ट्रक्चर है, हम इंसान हैं ना, हमारी बॉडी ह्यूमन है, हमारा अपना स्ट्रक्चर है। हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे स्ट्रक्चर में यानी कि वो सारे ऑर्गन्स जिन्होंने मिल के हमारी पूरी बॉडी को बनाया है वो हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें हमारे फीट, हमारे लेग्स, हमारी बेली, हमारे ये थोरैक्स यानी कि ये पूरा कमर वाला पोर्शन और शोल्डर्स और बाकी बॉडी के इवन अंदर लाइक स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, वीन्स हो गई, इंटेस्टाइन्स हो गए, नोज़, आईज़, लिप्स, ये सब चीज़ें जो हैं इनमें से कुछ ऑर्गन्स छोटे हैं, कुछ ऑर्गन्स बड़े हैं, कुछ ऑर्गन्स के काम जो हैं वो उनके साइज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कुछ ऑर्गन्स के काम उनके साइज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर मैंने ये जो साइज़ की भी बात की, लेट्स सपोज़ कि आप स्टमक यानी कि मैदा जो है हमारा, उसकी साइज़ जो है उसका साइज़ हमारे हार्ट यानी कि दिल के साइज़ से बड़ा होता है, लेकिन दिल का काम ज़्यादा मुश्किल है, दिल का काम ज़्यादा टफ़ है और जो स्टमक है उसका काम लिटिल बिट इजी है। ठीक है, तो बेटा यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब होगा वो सारे ऑर्गन्स, वो सारे पार्ट्स ऑफ जैसे हम बोलते हैं ना पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारी अपनी ह्यूमन स्केलेटन के लिए हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसी तरह से अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, अगर मैं बिज़नेस की बात करूं, तो उसके लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो मैं बॉडी की जगह पे पीपल का वर्ड यूज़ करूंगी। ठीक है, यानी कि पार्ट्स ऑफ पीपल। अब पार्ट्स ऑफ पीपल का क्या मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये बेटा बेसिकली अभी मैं स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का तो पता ही है कि ये ऑर्गेनाइजेशन से निकला है। अब बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है पार्ट ऑफ पीपल। ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स सपोज कि अगर 100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो वो 100 के 100 एम्प्लॉयज़ किसी एक पोजीशन पे तो नहीं होंगे ना, किसी एक रैंक पे नहीं होंगी, किसी एक डेजिग्नेशन पे नहीं होंगे। उनमें से कुछ सीईओज़ होंगे, कुछ डायरेक्टर्स होंगे, कुछ मैनेजर्स होंगे, कुछ ऑपरेशनल मैनेजर्स होंगे, कुछ फंक्शनल मैनेजर्स होंगे और बाकी के जो हैं वो एम्प्लॉयज़ होंगे। उन एम्प्लॉयज़ में भी कुछ हाई लेवल के एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, कुछ फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो बेटा ये जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, ये इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि ये एक हिरार्की है। हिरार्की बोलते हैं कि जैसे एक दरख्त की शाखें होती हैं ना, यानी कि मेन जो उसके स्टेम से निकलती हैं और ऊपर के ऊपर फैलती ये उसको हिरार्की बोला जाता है। हिरार्की के कॉन्सेप्ट बेसिकली निकला है बायोलॉजी के सब्जेक्ट से। जिन स्टूडेंट्स ने 9th-10th में बायो पढ़ी है या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बायो पढ़ी है, उन स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जो
क्लासिफिकेशन का चैप्टर है बायो में, उसमें हायरार्की का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। क्लासिफाई करना मीन्स कि ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। फिर ग्रुप्स में डिवाइड क्यों किया है, किस ग्रुप में किस इंसान को रखा है, क्यों रखा है, किन फंक्शंस के बेसिस पे रखा है, ये सारे आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं ये एक हायरार्की को बनाने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। हायरार्की लेवल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक हायरार्की लेवल बनाया है, एक छोटा सा, जिसमें मैंने सबसे पहले, अच्छा कुछ ऑनर्स भी होते हैं, ऑनर्स के बाद सीईओज़ आते हैं। तो पहले ऑनर्स भी हो सकते हैं, सीईओज़ भी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, फिर उसके अलावा मैनेजर्स, फ्रंट लाइन मैनेजर्स, फंक्शनल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजर्स, फिर इसके अलावा आप एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में चले जाते हैं। इवन दो कि जब एक आप, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में अगर हायरार्की सिस्टम को डिस्कस करना है ना, तो किसी भी ऐसी प्रोडक्टिव इनके प्रोडक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा बेहतर मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करना चाहूँगी हमारे बैंक्स में। आप में से हर स्टूडेंट का इत्तेफाक हुआ होगा बैंक में जाने का, कभी ना कभी किसी न किसी काम के मकसद से। तो आपने देखा है कि जब आप बैंक में दाखिल होते हैं तो एक तो हर टेबल पे जो है वो अलग डेजिग्नेशन का बंदा बैठा होता है, उसके टेबल के आगे जो है वो उसका नेम मेंशन होता है और उसकी डेजिग्नेशन मेंशन होती है। कुछ एसआरएम्स होते हैं, कुछ बीडीओस होते हैं, कुछ रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, कुछ ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं, कुछ जो है वो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, कुछ ब्रांच मैनेजर्स होते हैं। फिर इसके ऊपर कुछ एरिया मैनेजर्स आ जाते हैं, एरिया मैनेजर्स के बाद फिर एचआर मैनेजर्स आ जाते हैं, एचआर मैनेजर्स के बाद फिर हमारे मतलब बड़े से बड़े लेवल्स। तो बेटा ये एक हायरार्की लेवल है, ठीक है, जो सबसे निचले कैशियर से शुरू होता है, और कैशियर जो सबसे निचला है और उससे चलता 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 फिर ये आगे एक पूरी ट्री बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली बेटा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को जब उनकी डेजिग्नेशन के लिहाज से, उनकी जॉब टाइटल के लिहाज से एक पोजीशन फ़िक्स कर दी जाती है। फ़िक्स एज सच में फ़िक्स कोई लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए तो नहीं कह रही, लेकिन एनी हाउ फॉर अ टाइम बिंग जो है वो एक बंदा एक ही पोजीशन पे रह के काम कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अब बेटा हम आगे अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। बेटा जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें मैक्सिमम 10 बंदे काम कर रहे हैं, 7 बंदे काम कर रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को तो किसी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की या हायरार्की लेवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे ज़्यादा बेस्ट अप्लाई होता है जहाँ पे बिज़नेस जो है वो कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, यानी कि बिज़नेसेस जो हैं वो ज़्यादा साइज़ में बड़े और ज़्यादा फंक्शनल, यानी कि जिनके काम भी मुश्किल होते हैं, वहाँ पे जो है हम इसको अप्लाई करते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगी कि हमारे जनरल स्टोर्स की आप बात कर लें, आप में से हर एक का जो है वो जाना, मुझे बताइएगा अगर मेट्रो जो ग्रोसरी स्टोर है उसके बारे में कितने लोग जानते हैं, जो यहाँ लाहौर में ही है, कितने लोगों का वहाँ पे जाना हुआ है शॉपिंग के सिलसिले में, ग्रोसरी की शॉपिंग के सिलसिले में, और कितने लोग जो हैं वो बाकी हमारी बाकी नॉर्मल जो स्ट्रीट्स हैं या जो हमारी गलियों में छोटे छोटे स्टोर्स ओपन हैं वहाँ से जो है वो ग्रोसरी की चीज़ें जो है वो परचेज़ करते हैं। तो बेटा अगर मैं एक मेट्रो की कंपैरिजन में एक आम जनरल स्टोर की बात करूं, ठीक है, एक आम जो हमारा गली में जनरल स्टोर कहीं गली के कॉर्नर में होता है, तो अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जनरल स्टोर में मैक्सिमम 3 एम्प्लॉयज़ भी हों तो वो इनफ कंसीडर होते हैं, ठीक है। उसके लिए ये आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन सीईओ है, कौन डायरेक्टर है, कौन मैनेजर है, कौन एम्प्लॉई है, ये किसकी क्या डेजिग्नेशन है। वहाँ पे आपको सब लोग, इवन ओनर भी जो है वो भी सेम काम करता नज़र आता है। ओनर के साथ जो उसका पार्टनर है वो भाई कह लें उसका,
वो भी आपको सेम काम करता नज़र आता है। लेकिन इसके बरक्स जब आप बात करते हैं मेट्रो की, या जब हम बात करते हैं गोरमे के स्टोर्स की, या जब हम बात करते हैं बट स्टोर्स भी जो हैं जनरल स्टोर्स, बेसिकली ये वो हैं क्या बोलते हैं इनको, बेकरीज़ हैं। लेकिन एनी हाउ इनका बिज़नेस बहुत बड़ा है, ठीक है। ये इनके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं। इनका ओनर आपको डिफरेंट मिलेगा, इनको मैनेज करने वाला यानी मैनेजर जो है वो डिफरेंट मिलेगा, इनके फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ आपको डिफरेंट मिलेंगे, इनके बेसिक जो एम्प्लॉयज़ हैं जो जिसे ऑपरेशनल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको डिफरेंट मिलेंगे। तो बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बेस्ट प्रैक्टिस वहाँ पे हो सकती है जहाँ पे बिज़नेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जैसे पंजाब कॉलेज की आप बात कर लें, ऑनर, फिर आगे से HODs और डायरेक्टर्स कहाँ फिर मतलब वो एक बेस्ट हायरार्की लेवल आई थिंक अगर उसको एग्जाम्पलीफाई किया जाए इस लिहाज से कि एक तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ पे फिर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। और बेटा सॉलिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जितनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना सॉलिड उतना ही जो सॉलिड जो है वो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। अब जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हम एक हायरार्की लेवल की बात करते हैं। हायरार्की का मतलब है ब्रांच लिंकेज, ठीक है। जैसे एक दरख्त की शाखें होती हैं ना, मेन आप कह रहे हैं कि जो ओनर से शुरू होती हैं, ओनर कह रहे हैं कि जो उसकी रूट्स से शुरू होती हैं, ठीक है। और चलती चलती फिर आगे स्टेम से आगे फिर ब्रांचेस से आगे फिर वो उसको बेबी ब्रांचेस बोला जाता है, यस बेबी ब्रांच। फिर उसके बाद लीव्स आ जाते हैं, लीव्स के बाद फिर आगे फ्रूट्स आ जाते हैं, नहीं लीव्स के बाद फिर आगे वो सीड्स आ जाते हैं, सीड्स के बाद फिर फ्रूट्स आ जाते हैं। तो बेटा ये लाइक एक ट्री को भी अल्लाह ताला ने इतनी एक खूबसूरत हायरार्की में डिज़ाइन किया हुआ है। तो जब ऑनर्स होते हैं, फिर ऑनर से नीचे जो होते हैं वो CEOs होते हैं, CEOs से नीचे जो होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर से नीचे जो होते हैं वो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स से नीचे जो हैं वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ से नीचे जो हैं वो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो इसी तरह से ये एक ब्यूटीफुल हायरार्की लेवल है, ठीक है। और इस हायरार्की लेवल से जो है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम कर रही हैं। तो बेटा बेसिकली हायरार्की बनाई क्यों जाती है, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पे किया जाए और सुपरविज़न को अच्छे से देख के चला जाए, ठीक है। बेसिकली बिज़नेस करना क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना ही है ना। तो अगर आपकी अम्मा आपके सबूत को ये काम लगा देती हैं तो वो बेसिकली वो काम क्या होता है, वो एक ज़िम्मेदारी होती है जो वो आपको देती है, वो काम नहीं होता, वो एक ज़िम्मेदारी होती है जो आपको दी जाती है। तो इस तरह से बिज़नेस के जितने भी काम हो गए, जितने भी ऑपरेशंस हो गए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उसने पे करनी ही करनी होती हैं। तो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं और फिर आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिज़ल्ट्स को सुपरवाइज़ करना, आने वाली इनकम को सुपरवाइज़ करना, आउटकम्स को सुपरवाइज़ करना, ये सारा इन सबको एक स्मूथ वे में लेके चलने के लिए हायरार्की बनाई जाती है। अच्छा, जब हम हायरार्की की बात करते हैं तो हम बेटा जॉब टाइटल्स की बात करते हैं और हम डेजिग्नेशंस की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि जो हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली स्ट्रक्चर में क्या आ जाती है, जॉब टाइटल्स आ जाते हैं। जॉब टाइटल्स का मतलब कि ऑनर कौन है, CEO टाइटल किसका है, डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, मैनेजर्स कौन कौन से हैं, ये सारे। और डेजिग्नेशन बोलते हैं, लेट सपोज कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आपके अब्बा क्या काम करते हैं, तो आप मुझे कहते हैं कि मैम हमारे अब्बा जो हैं वो पेप्सी जो यहाँ लाहौर में उनका जो मेन ऑफिस है वो वहाँ पे काम करते हैं। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होता है कि उनकी डेजिग्नेशन क्या है।
तो डेजिग्नेशन का पूछने का मतलब ये होगा कि वो क्या, मतलब वो हैं क्या, वो मैनेजर हैं, वो एम्प्लॉई हैं, वो डायरेक्टर हैं, वो सीईओ हैं, वो फ्रंट लाइन मैनेजर हैं, वो क्या हैं। तो बेटा ये बेसिकली होता है डेजिग्नेशंस। तो डेजिग्नेशंस, अब अगर मैं एक डेफिनेशन की फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ये करूँगी कि डिवीज़न ऑफ लेबर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। एक ऑफिस में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो बेसिकली उसकी लेबर होता है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडर अ रैंकिंग सिस्टम, एक रैंकिंग सिस्टम के अंदर जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर देते हैं या लेबर को डिवाइड कर देते हैं कि इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब बेटा बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जब एक हायरार्की लेवल की बात थी, जब मैंने डिवीज़न ऑफ लेबर की बात की, तो बेसिकली मैं आपको जो कॉन्सेप्ट डिलीवर करना चाह रही हूँ वो मैं ये करना चाह रही हूँ कि हु विल परफॉर्म व्हाट, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा बंदा क्या काम करेगा, ठीक है। हु विल परफॉर्म व्हाट इज़ रेफर्ड टू द टर्म विच इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब बेटा ये कौन सा बंदा क्या काम करेगा, बेसिकली जब हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी लेबर को डिवाइड करते हैं, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करते हैं, तो हम क्यों करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न्स होती हैं। तो अब जो हैं हम उन रीज़न्स को डिस्कस करना जा रहे हैं कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का बनना क्यों ज़रूरी है, उसकी रीज़न्स क्या हैं। तो बेटा सबसे पहले इसकी कुछ मैंने मोटी मोटी सी रीज़न्स ही मेंशन किए हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा कोई 15 से 20 रीज़न्स बनती हैं, लेकिन एनी हाउ मोटी मोटी जो एक मेन या बेसिक जो रीज़न्स हैं वो डिस्कस हो जाएँ जो अंडर कंसिड्रेशन है, तो आई थिंक इट विल बी इनफ फॉर यू स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक। तो बेटा जो सबसे पहली रीज़न समझ में आती है वो सबसे पहली रीज़न ये कि टारगेट अचीवमेंट, कि बिज़नेस का जो टारगेट है, बिज़नेस का जो गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए, एक स्मूथ और एफिशिएंट वे में अचीव करने के लिए जो है वो लोगों के सबूत डिफरेंट काम जो हैं वो दे दिए जाते हैं उनके करने के लिए। अदरवाइज़ इसके ऑपोजिट अगर आप कॉन्सेप्ट लें कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ना होता और 100 के 100 लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कि मैनेजर कौन है, किसी को नहीं पता कि सीईओ कौन है, किसी का नहीं पता डायरेक्टर कौन है, किसी का नहीं पता कि भाई फंक्शनल मैनेजर कौन है, जिसकी समझ में जो आता है वो काम कर लेता है। तो क्या आपको लगता है कि इस कॉन्सेप्ट के साथ फिर ऑर्गेनाइजेशंस का वो कॉन्सेप्ट होगा जो आज है, एक जो डिसिप्लिन्ड कॉन्सेप्ट है, जो एक बिल्कुल एक बड़ा आप कह लें कि बड़ा एक मैनर्ड और रूल्स और रेगुलेशंस पे काम करती हुई जो ऑर्गेनाइजेशंस आपको नज़र आती हैं, क्या फिर वैसा हो सकता था? नहीं, वैसा नहीं हो सकता था। तो एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हर इंसान को बनाया अल्लाह ताला ने और उसके स्ट्रक्चर को बनाया, ठीक है, और फिर जो है वो आज। अच्छा बेटा पहले आपको एक ये अजीब सी मतलब आवाज़ आई होगी कि मेरे भाई ने मुझे डरा दिया था वो एकदम से आया अचानक से रूम में, मुझे पता नहीं चला तो इस वजह से मैं डर गई थी, ठीक है। तो आप उस वॉइस को जो है वो माइंड नहीं करिएगा, ठीक है। अच्छा बेटा जो मैं कहाँ पे थी, यस रीज़न्स के ऊपर थे हम, कि रीज़न्स जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करने की वो ये होती हैं कि टारगेट को अचीव किया जाए, जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको अचीव किया जाए, फिर डिवीज़न ऑफ फंक्शंस, ताकि फंक्शंस को डिवाइड कर दिया जाए। क्यों डिवाइड कर दिया जाए? कि वो स्मूथ और एफिशिएंट वे में हो सके। जैसे मैंने आपको सेकंड लेक्चर में मैंने आपको इफ़ेक्टिवनेस का और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट दिया था, तो बेटा यहाँ फंक्शंस में वो बात आ जाएगी कि इफ़ेक्टिव भी हों हमारे काम और एफिशिएंट भी हों, ये आ जाएगा। बेटा थर्ड रीज़न जो है, जब हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होगा और हर बंदे का काम दूसरे बंदे से डिफरेंट होगा,
तो डेफिनेटली ना तो टाइम वेस्ट होगा, ना मनी वेस्ट होगी, और ना ही एफ़र्ट्स जो हर इंसान, हर एम्प्लॉई, हर मैनेजर, हर डायरेक्टर, हर सीईओ कर रहा है, ना ही उसकी एफ़र्ट्स जो हैं वो वेस्टलेस जाएंगी। ठीक है। अब बेटर कोऑर्डिनेशन भी होगी। ज़ाहिर सी बात है, एक डिसिप्लिन्ड वे में जब सारा एक पूरे का पूरा पैनल, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर काम कर रहा होगा, तो कोऑर्डिनेशन भी उनमें बेहतर होगी, और दूसरा कंट्रोल भी फिर बेहतर होगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको इंटरनल चेक और एक्सटर्नल चेक, ऑडिटिंग की लैंग्वेज में इसको इंटरनल चेक और एक्सटर्नल चेक कहते हैं। ठीक है। यानी कि इंटरनली अपने आप को कैसे आपने जो है वो कंट्रोल करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, अपने बिज़नेस के ऑपरेशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अपने डिसीजंस को कैसे कंट्रोल करना है, जो गोल्स सेट किए हैं उनके लिए जो छोटे छोटे मिशंस आपने बनाए हैं उनको कैसे अचीव करना है। तो ये सारे जब एक प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन चलता है एक रैंक का दूसरे रैंक के साथ, यानी कि सीईओ का डायरेक्टर्स के साथ, डायरेक्टर का मैनेजर्स के साथ, मैनेजर्स का एम्प्लॉयज़ के साथ, तो जब ये एक बेहतर कोऑर्डिनेशन में काम चलता है तो देन डेफिनेटली कंट्रोल भी बेहतर रहता है। ठीक है बेटा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हाउ शुड अ स्ट्रक्चर बी, कि एक स्ट्रक्चर बनाते वक्त उसमें क्या ऐसी मेन और फंडामेंटल बातें होनी चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हों और जो कि हेल्दी हों। यानी कि ऐसा नहीं है कि बस एक स्ट्रक्चर बनाना है, फॉर्मेलिटी है तो उसको बना के किसी भी बंदे को सीईओ बना दिया, किसी को भी डायरेक्टर बना दिया, किसी को भी मैनेजर बना दिया, फेवरेटिज़म की बेस पे या किसी ऐसी बेस पे। ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। मेरिट सिस्टम पे जो है वो चीज़ों को होना चाहिए, फेवरेटिज़म सिस्टम पे नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक आप कह लें कि जो एक स्ट्रक्चर का हिस्सा होनी चाहिए। बेटा सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि एक्सेप्टेबल टू चेंज होना चाहिए। ये चेंज का मतलब ये है बेटा कि जो साइंस है ना, साइंस कहती है कि चेंज इस पूरी दुनिया में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है। चेंज का नाम ही क्या है, बदलते रहना। ठीक है। तो आप टाइम को देखें, घड़ी की सुई है, आपने इस लम्हे देखा तो कि किसी और जगह पे थी, थोड़ी 2 मिनट के बाद आपने देखा तो किसी और जगह, वो एक चेंज है। और चेंज कांस्टेंट नहीं होता, चेंज हमेशा रनिंग पोजीशन में होता है, हमेशा चलते रहता है। तो अगर आप जो है वो अपने पैनल को, अपने स्ट्रक्चर को रिजिड बेसिस पे बनाएंगे, हार्ड बेसिस पे बनाएंगे, जो कि जिसमें चेंज लाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो बेटा वो फिर जो है वो एक हेल्दी जो है वो स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है। अब लेट्स सपोज बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिन्होंने जो है वो जिनके यहाँ कोई एक सीईओ होता है और उस सीईओ ने कोई 4-5 साल जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया हुआ होता है, तो उस बंदे पे जो है वो उस ऑनर का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। हाशिम बेटे इधर आ जाओ। तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे जो है उस बंदे पे जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर चाहे उस बंदे की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में क्यों नहीं जा रही, वो रिजिड रहते हैं कि नहीं यार यही बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है और यही चलाएगा। ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको चेंज लाना चाहिए, आपको वहाँ पे चेंज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ठीक है। वहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको उस चेंज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अब मैंने वही बात अच्छा होगी। फिर मैंने बेटा अगला पॉइंट मैंने मेंशन किया कि चेंज इज़ नॉट कांस्टेंट, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बता दी। अब बेटा चेंज के लिहाज से कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिनको चेंज करना होता है और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनमें चेंज लाना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि अपने इंटरनल फैक्टर्स में चेंज की ज़रूरत है, तो हम इस वजह से हम जो है वो किसी एक पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सकते हैं, हम प्रॉफिटेबल चेंज की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में जो है वो BCG मैट्रिक्स जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किया था, केस स्टडी डिस्कस की थी मैंने आपसे एप्पल की। तो बेटा वो है एक्चुअली कि आपने किस तरह से कब किस चेंज को अडॉप्ट करना है ताकि आपका जो काम है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका ऑपरेशनल वर्क है, वो एक पॉजिटिव वे में जो है वो चलता रहे। सो चेंज को एक्सेप्ट करना, हाशिम नहीं करें बेटा, तो पॉजिटिव वे में जो है वो चेंज को एक्सेप्ट करना जो है
वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो आपके स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। फिर ये कि आपने स्ट्रक्चर जो बनाया है उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। यानी कि पता होना चाहिए कि अगर ये डायरेक्टर है तो डायरेक्टर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, कोई मैनेजर है तो मैनेजर का अच्छे से पता होना चाहिए, और कोई फेवरेटिज़म बेस पे भी ये नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर किसी बंदे को हाई रैंकिंग पे सेट किया है तो लो रैंक के सारे बंदों को पता होना चाहिए कि यार ये मेरिट पे था बंदा, इस वजह से ये डिसाइड हुआ है, इस वजह से ये सिलेक्ट हुआ है। तो कोई किसी भी किस्म का कोई जो है वो कोई इस तरह का रिलेशनशिप्स को वीक करने वाली या एम्प्लॉयज़ के बीच में किसी किस्म का क्लैश लेके आने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। और एक्सप्रेसिबल होना चाहिए, यानी कि हर जब कोई ऑडिट के लिए टीम आती है या जब आपकी अपनी फर्म का ऑडिट होता है तो हर चीज़ जो है, हर पर्सन जो है वो एक्सप्रेसिबल होना चाहिए। कुछ भी पर्सन जो है वो हिडन नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस कुछ नहीं होना चाहिए। सारे रूल्स, सारी रेगुलेशंस, सारी रीज़न्स जो हैं वो एक्सप्रेसिबल होनी चाहिए। और बेटा फुल ऑफ डायमेंशन होनी चाहिए। डायमेंशन का मतलब कि हर एक बंदे को अपनी सिमत का पता होना चाहिए कि यार ये मेरी डायरेक्शन है और मैंने इस डायरेक्शन में चलना है। कोई भी एक बंदा किसी दूसरे बंदे की काम को इंटरफेयर ना करे। कोई भी एक जो है वो जानबूझ के किसी के काम में टांग उड़ाना, जानबूझ के किसी को अपसेट करना, परेशान करना, ये चीज़ें जो है ये नहीं होनी चाहिए। ये एक प्रॉपर और एक बड़ा क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, तो उसको उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड होती हैं। इतनी खूबसूरत अगर किसी ने कोई बिल्डिंग बनाई और फिर बिल्डिंग बनाने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वो ठीक से नहीं बना पाया, कोई इंसान, कोई ऑनर, तो फिर वो कैसे अपने छोटे लेवल पे अपने कामों को जो है वो कर सकेगा, अपने ऑपरेशंस को कैसे लेके चल सकेगा। ठीक है, तो बेटा ये था कॉन्सेप्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का, उसकी रीज़न्स, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी नेचर, ये सब चीज़ें जो हैं ये आज हमने डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अगर आप में से किसी की कोई भी क्यूरी हुई तो आप स्टूडेंट्स मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा। थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई आज के लेक्चर में, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, लेकिन एनी हाउ आई होप सो कि आप स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।